इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको 11th का एक टॉपिक का आइडिया होना चाहिए जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये टॉपिक पढ़ाया गया था आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। क्लास 11th के आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ाया गया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड एक सवाल है। ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ गया और अगर आपको बनाना हो तो ये टॉपिक के नॉलेज के बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। तो ये टॉपिक क्या था, थोड़ा सा पहले इस टॉपिक पे चलते हैं। इसमें बताए थे 11th में कि अगर कोई पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट हो, वो सॉल्ट जिसको पानी में डालें और पूरा पूरा नहीं घुले, मान लीजिए कोई पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है। अब पार्शियली सॉल्युबल है, पानी में डालें तो कितना घुला, थोड़ा मोड़ा घुला, लेकिन कितना घुला, अगर उसका सॉल्युबिलिटी पता करना है तो हम लोग इस टॉपिक का मदद लेते थे। इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ते थे कि किसी पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो पहले तो इसको पानी में डालते थे तो ये अपने आयंस में टूटता था, Ag प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका घुला है तो कुछ आयन में टूटा, पानी में ये टूटा है तो Ag प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। टाइम 0 इसका कंसंट्रेशन 1 लेते थे तो ये 0 और ये 0 लेते थे। जब टाइम 0 होता था तो समय कुछ बीतता था तो मानते थे कि इसका S पार्ट घुल गया, जितना घुला, यहाँ आगे 1 है, यहाँ आगे 1 है तो ये भी S और ये भी S। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर लिखते थे पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे लिखते थे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि किसी सॉलिड किसी लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन। ये क्लास 11th के आयनिक इक्विलिब्रियम वाले कॉपी में मिल जाएगा। अब कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से गुना किए थे तो ये एक नया कांस्टेंट आया था, इसी को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते थे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर हो गया Ag प्लस का कंसंट्रेशन जो कि S है, Cl माइनस का कंसंट्रेशन जो कि S है। यहां S का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, जिसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब KSP इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो S स्क्वायर, तो S बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट KSP। तो अलग अलग सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी का अलग अलग फार्मूला होगा जो कि अलग अलग सॉल्ट के लिए निकाला जाता है, उसको आयन में तोड़ा जाता है और फार्मूला डिराइव किया जाता है। तो ये चूंकि क्लास 11th का टॉपिक है इसलिए इसको बहुत ज्यादा डील नहीं कर रहे हैं। इसका यूज है आपको NCERT के क्वेश्चन नंबर 27 में, इसीलिए पहले थोड़ा सा इसको बता दिया। अब NCERT का क्वेश्चन नंबर 27 लिखने जा रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इफ द solubility product of CuS is 6 into 10 to the power minus 16, if the solubility product of, ये salt दिया हुआ है, इसका solubility product है 6 into 10 to the power minus 16, calculate the maximum molarity of CuS in water या CuS in aqueous solution। कि CuS को जब पानी में डालेंगे, CuS का जब एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये मैक्सिमम कितना घुलेगा, इसका मैक्सिमम मोलारिटी इन वाटर पूछ रहा है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। इस सॉल्ट का आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है, इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ये सिंपली आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल हो गया। इसमें करना क्या है
कि आपको जो सॉल्ट दिया हुआ है वो सॉल्ट लेंगे, इसको पानी में डालेंगे, उसके बाद ये पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट है, इसीलिए पूछ रहा है कि ये कितना घुला। पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट है, ये ऐसे भी पता चल रहा है कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है। कोई भी पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट होगा तभी उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू होगा। इसको जब पानी में डालिएगा तो ये आयन में टूटेगा एक्वस, ये आयन में टूटेगा एक्वस। टाइम 0 है तो ये 1, ये 0, ये 0। समय कुछ बीत गया, ये S पार्ट घुल गया, ये S, ये S, क्योंकि आगे 1 है, आगे 1 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Cu+2 S-2, नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, वही कांस्टेंट ये कांस्टेंट गुना होके Ksp लिख दिए हैं डायरेक्ट। तो Ksp बराबर हो गया, ये हुआ S और ये भी हुआ S, तो Ksp बराबर S², S बराबर √Ksp। आपको Ksp दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻16। अब यहां पर 6 का रूट निकालना है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहां पे कि 6 का रूट निकालना है, तो निकाल रहे हैं √6 का, ये हो गया 2.44। अब 10⁻⁻16 का रूट लेंगे तो 10⁻⁻8 आएगा। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, तो ये आ गया मोल पर लीटर। यही आंसर हो गया। ये हुआ मैक्सिमम मोलारिटी, मतलब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और भी कुछ आसान सवाल है जो कि एग्जाम में कभी आएगा नहीं, लेकिन बच्चे लोग पूछ रहे हैं मेरे से व्हाट्सएप पे, तो उन क्वेश्चंस को भी हम डील कर रहे हैं। देखिएगा, NCERT का क्वेश्चन नंबर 23 है, सजेस्ट द मोस्ट important type of intermolecular attractive interaction in the following pairs। पहला है N-हेक्सेन एंड N-ऑक्टेन। देखिए, कुछ पेयर ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, अभी तो हम एक ही पेयर लिखे हैं, अभी और भी पेयर लिखेंगे। कुछ पेयर ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है। तो फोर्स होता है बहुत तरीके का, जैसे एक होता है डिस्पर्सन फोर्स, एक होता है डिस्पर्सन फोर्स, इसी का एक और नाम है लंदन फोर्स। तो ये फोर्स तब लगेगा जब दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। दो मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है, जैसे अगर ये भी नॉन पोलर है, ये भी अगर नॉन पोलर है, दोनों अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है,
तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स कहते हैं। अगर मान लीजिए एक फोर्स होता है डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स, ये फोर्स तब लगेगा जब दोनों मॉलिक्यूल पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल, हम आयनिक कंपाउंड नहीं बोल रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये दो चार्ज है जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो कभी भी दो चार्ज अगर कुछ दूरी से सेपरेट हो जाएगा तो जो अरेंजमेंट बनेगा उसको हम लोग डाइपोल कहते हैं। तो ये अगर डाइपोल है, अब ऐसा ही कोई और अगर पोलर मॉलिक्यूल है, HCl के जैसा ही कोई अगर पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे दूसरा HCl ही है, दो HCl के बीच में अगर कोई पूछ दिया कि कैसा फोर्स लग रहा है, तो यहां पर डाइपोल क्रिएट हो गया है, यहां भी डाइपोल क्रिएट हो गया है। तो बोलेंगे कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो दो डाइपोल के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। एक होता है आयन डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, इसमें है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए कि ये आयनिक कंपाउंड है जो आयन में टूट गया, और उसके बाद कोई पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो एक आयनिक कंपाउंड और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा इसको बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। इसी तरीके से फोर्स बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन में यही बात कह रहा है, दो कंपाउंड दिया हुआ है, दोनों कंपाउंड के बीच में किस तरीके का फोर्स है ये आपसे पूछ रहा है। हेक्सेन आप जानते हैं 6 कार्बन का अल्केन, और आगे N लग गया, इसका मतलब कि स्ट्रेट चेन है, कहीं पे कोई ब्रांच नहीं है। 8 कार्बन का अल्केन, कहीं पे कोई ब्रांच नहीं है, इसीलिए N लगा हुआ है। तो 6 कार्बन का हेक्सेन, 8 कार्बन का ऑक्टेन, इन दोनों में कौन सा फोर्स लग रहा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा डिस्पर्सन या लंदन फोर्स। ये क्यों होगा? क्योंकि ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब दूसरा देखिए इस क्वेश्चन का, दूसरा है I2 और CCl4। आपको इन दो मॉलिक्यूल को देकर आपसे पूछ दिया गया कि इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है। तो I2 इसको हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर के क्वेश्चन को मिटाते हैं। देखिए I2 मतलब दो सेम I के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इसका जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका भी उतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इस बॉन्ड में ये जो बॉन्डेड एटम्स है इसके ऊपर कोई प्रकार का चार्ज नहीं होगा, ये हुआ नॉन। अब कोई बोलेगा CCl4 में तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ है, तो इसको तो पोलर हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। कोई भी मॉलिक्यूल को नॉन पोलर तब भी कहा जाता है जब उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो। 11th में केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट पढ़ाया जाता है। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट पढ़ाया जाता है। तो डाइपोल मोमेंट पढ़ाने समय ये बात बताते हैं कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का अगर कोई मॉलिक्यूल होता है तो उसमें भी उस मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है अगर ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ डाइपोल लग रहा है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो ऐसे अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट 0 होता है।
तो ये भी नन पोलर है। ये जो 11th नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, तो ये एक एग्जाम्पल में उनको मान लेना होगा कि CCl4 ऐसा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा उसको नन पोलर कहा जाएगा। जैसे CO2 है, CO2 इधर डाइपोल लगेगा, इधर डाइपोल लगेगा, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0। ये सब कुछ पोलर मॉलिक्यूल दिखता है लेकिन ये सब पोलर मॉलिक्यूल होता नहीं है। जिस भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा उसको नन पोलर कहा जाएगा। तो ये भी नन पोलर है, ये भी नन पोलर है। अब देखिए, ये हो गया नन पोलर, ये हो गया नन पोलर। तो दो नन पोलर के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा डिस्पर्सन या लंदन फोर्स। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसी में, NaClO4 यह है सोडियम क्लोरेट और वाटर H2O। देखिए, ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो बोले कि जब आयनिक कंपाउंड हो और उसके बाद वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर को आप ऐसे लिख सकते हैं जिसमें ये प्लस ये माइनस। NaClO4 आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस ClO4 माइनस। तो ये आयन और ये डाइपोल, तो इसके बीच में जो फोर्स होगा आप यहां से देख सकते हैं, थर्ड नंबर वाला होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल देकर, और उसके बाद आपको कह रहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है। डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है कि डिस्पर्सन फोर्स लग रहा है कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है। इसी तरीके का सब सवाल है। चौथा नंबर है इसमें मिथेनॉल। मिथेनॉल हुआ CH3OH, O पर पार्शियल निगेटिव और H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद है एसीटोन, मिथेनॉल एंड एसीटोन। एसीटोन कहेंगे CH3COCH3 को। इसमें भी C पर पार्शियल पॉजिटिव और O पर पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो देख रहे हैं कि डाइपोल यहां भी है, डाइपोल यहां भी है। दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। ये बता दिए कि दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है डिस्पर्सन फोर्स या कहिए लंदन फोर्स। दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, एक आयनिक कंपाउंड और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पांचवा नंबर है, आखिरी है एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल CH3CN प्लस माइनस, ये डाइपोल हुआ। और एसीटोन, एसीटोन ऊपर देखे हैं CH3COCH3, इसमें भी डाइपोल है और इसमें भी डाइपोल है, तो इसका भी आंसर होगा डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। डाइपोल इंटरेक्शन। ये तो बताएं आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक सवाल और बता रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, based on solute solvent interaction, arrange the following in order of increasing solubility in N-octane and explain। किनको सजाना है तो वो है साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद KCl, उसके बाद CH3OH और CH3CN। देखिए बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एकदम आसान सा। 4 कंपाउंड दिया हुआ है आपको, एक है साइक्लोहेक्सेन, एक है KCl, एक है CH3OH, एक है CH3CN। कह रहा है कि इसको लीजिए और N-ऑक्टेन एक सॉल्वेंट है उसमें डाल दीजिए, इसको इसमें घोल दीजिए, इसको लीजिए इसमें घोल दीजिए, इसको लीजिए इसमें घोल दीजिए, इसको लीजिए इसमें घोल दीजिए। उसके बाद आप ये बताइए कि सबसे देर से कौन घुला, उससे जल्दी कौन घुला, उससे जल्दी कौन घुला, सबसे जल्दी कौन घुला। मतलब सॉल्युबिलिटी के बढ़ते क्रम में, सॉल्युबिलिटी के बढ़ते क्रम में इन सबों को आपको सजाना है कि कौन सा सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में सबसे देर से घुला, कौन जल्दी घुला, कौन उससे जल्दी, कौन सबसे जल्दी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है सॉल्युबिलिटी के। इसके लिए एक दिन बताए थे कि जब कोई सॉलिड को आप किसी लिक्विड में घोलते हैं तो सॉलिड का लिक्विड में घुलना इस बात पर डिपेंड करता है, सेम डिजॉल्व सेम वाला, कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है, नन पोलर सॉल्यूट नन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है। तो आप देखिए कि जो सॉल्वेंट लिया गया है वो है नन पोलर, N-ऑक्टेन, ये सॉल्वेंट है नन पोलर। तो इसमें जो नन पोलर होगा वो सबसे जल्दी घुलेगा। तो इसमें नन पोलर है ये सबसे जल्दी घुलेगा, और ये तो कंप्लीट आयनिक कंपाउंड है, ये सबसे देर से घुलेगा। तो चूंकि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है सॉल्युबिलिटी के बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम सॉल्युबल सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे कम सॉल्युबल होगा KCl, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, और जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा सबसे बाद में लिखेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, इसको सबसे बाद में लिखेंगे। तो ये दो तो लिस्ट से छट गया। अब ये दो बचा, CH3OH, CH3CN। ये है पोलर, ये है पोलर, दोनों पोलर है। अब जब दोनों पोलर है तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, इस पे आते हैं। जैसे है CH3OH, O पर हल्का निगेटिव, H पे हल्का पॉजिटिव चार्ज। फिर है CH3CN, N पे हल्का निगेटिव, C पे हल्का पॉजिटिव चार्ज। अब आपको जब ये दोनों पोलर है तो आपको ये कंपेयर करना है कि कौन कम पोलर है, कौन ज्यादा पोलर है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.1 और ऑक्सीजन का होता है 3.5। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे क्या है, 2.1 3.5। यहाँ है 2.5 और ये है 3। तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है और यहाँ पे डिफरेंस कम है। इसका मतलब है कि ये पोलर है लेकिन ये लेस पोलर है, और ये मोर पोलर है। तो जो मोर पोलर होगा वो लेस सॉल्यूबल, तो
तो CH3OH को पहले लिखेंगे, और जो लेस पोलर होगा वो मोर सोल्यूबल, तो CH3CN को फिर बाद में लिखेंगे, और सबसे बाद में जो नॉन पोलर है उसको लिखेंगे, क्योंकि नॉन पोलर हाईली सोल्यूबल। तो आप इस आधार पे ये क्वेश्चन को बना लिए। बोले कि सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जो मेरे व्हाट्सएप पे डाउट आ रहा है हम उन्हीं क्वेश्चंस को अभी बना रहे हैं। चैप्टर खत्म हो चुका है, अगले क्लास में नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब नए चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपका अगर डाउट आते रहेगा तो फिर ये फोल्डर अपना, सॉल्यूशन वाला फोल्डर अपना खोल के देखते रहिएगा कि नया लेक्चर इसमें भी आया है कि नहीं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसका भी सोल्यूशन आते रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो अपना आगे बढ़ते चला जाएगा। अब आगे का कोई भी आपको अगर वीडियो देखना हो तो आज के बाद अब आपके मोबाइल में वीडियो तभी खुलेगा जब आपका पेमेंट किया रहेगा नेक्स्ट मंथ का। तो आप अपना पेमेंट आज अपना कर लीजिएगा, क्योंकि कल से फिर वीडियो वही देख पाएंगे जिनका पेमेंट पूरा किया हुआ होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।